गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा फिर से एक बार रिवीजन में इन वन शॉट में देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको आप करें। तो इस सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा रिवीजन इन वन शॉट आज हम देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो हमें पता है सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि दो प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर है यहाँ पे, और इट इज़ वेरीफाइड विद द सर्टेन लिमिट्स। सब्सटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर थ्री कंपोनेंट्स का मिक्सचर है देन इट इज कॉल्ड टर्शरी सॉल्यूशन। It is called ternary solutions, and four components is there, then it is called quaternary solution. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, विच इज इन लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में होगा। सॉल्यूट में बात करते हैं कि जो डिसॉल्व हो, विच डिसॉल्व्स, और सॉल्वेंट वो होता है जो डिसोल्यूशन, इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। और अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर हमेशा एक सॉल्वेंट ही होता है। वाटर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर हमेशा एक सॉल्वेंट के तरीके ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर NaCl सोल्यूशन पे सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें तो सॉल्ट सोल्यूशन में NaCl जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है एक सॉल्वेंट है। अब इसी की डिपेंडेंसी पे नेचर ऑफ सोल्यूशन इज थ्री टाइप्स। तो हम सॉल्वेंट के नेचर पे ही हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। जैसा कि सॉल्वेंट का नेचर होगा वैसा ही सोल्यूशन होगा। इन केस इफ द सॉल्वेंट इज सॉलिड देन द सोल्यूशन इज सॉलिड सोल्यूशन। इफ द सॉल्वेंट इज लिक्विड देन द सोल्यूशन इज लिक्विड सोल्यूशन। इफ द सॉल्वेंट इज गैस देन द सोल्यूशन इज गैस सोल्यूशन। तो ये मैंने बता दिया था कि अगर सॉल्वेंट का नेचर जैसा भी होगा तो उस हिसाब से सोल्यूशन का नेचर भी होगा। अब सॉलिड सोल्यूशन में solid plus liquid, solid plus gas, this is called solid solution. Liquid में liquid plus solid and liquid plus gas, this is solvent and this is solute. This is called liquid solutions. And if gas plus solid, gas plus liquid and gas plus gas, this is called gas solution. This is solvent and this is सॉल्यूट। मैं बोलता जा रहा हूँ, राइटिंग में थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है। बात करते हैं अब सॉल्युबिलिटी की। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे मैक्सिमम सॉल्यूट dissolve in a specified amount of solvent is called at given temperature, जो भी given temperature हो, given a constant temperature, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस में करती है,
सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। सेकेंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। थर्ड इज टेम्परेचर पर एंड फोर्थ इज प्रेशर पर। तो 4 चीज़ों पे ये सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। और सॉलिबिलिटी का एक प्रिंसिपल भी है, वो कहता है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर होंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व करेंगे। और एक कंडीशन होती है, अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसोल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। और सॉल्वेंट सॉल्यूशन से अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। और अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है, एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इज दैट कि अगर हम पानी को हल्का से गर्म करें और जितना हीट कर रहे हैं उस हीट को यूटिलाइज कर लें सॉल्यूशन को बनाने में, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने पर, तो जितनी हीट होगी वो उस हीट का पूरे यूटिलाइज हो जाएगा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने पर। तो हल्की हल्की हीट देते रहेंगे और उसको मिलाते रहेंगे। एक सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है कि आप लोग के दिमाग में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात करते हैं तो डायरेक्टली आपके दिमाग में सीधे बॉइलिंग पॉइंट आता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं होता सीधे बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाए। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ, इन केस 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, इस प्रोसेस पे लेके जाएँ जिसमें जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक ही रहे, एक्सो पे ना जाए। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर ये कहता है कि सॉलिड और लिक्विड, अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो इस पर सॉलिबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर सॉलिड और लिक्विड में हम, क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर लगाने पर, क्योंकि ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 लीटर का जार है और उसमें हम एक्स्ट्रा 2 लीटर और भर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड है तो सॉलिड में और हम उसमें और भर दें तो हम 2 लीटर से 4 लीटर नहीं बना सकते। एक 2 लीटर का जार है उसमें 4 लीटर नहीं भर सकते, कितना भी हम प्रेस कर ले वो नहीं भरेगा। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल एक छोटे से कि हमने छोटा सा एक पिस्टन लिया, और एग्जांपल बता देता हूँ, छोटा सा पिस्टन लिया, यहाँ पे हमने वाटर भर दिया। अब पिस्टन को कितना भी प्रेस कर लें, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ये कहें कि वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम प्रेशर लगाने पर ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो भर जाए, ऐसा नहीं होगा। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जितना स्पेस इनके अंदर है वो उतना ही रहेगा, ये ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो अगर यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे इतना सा लिक्विड है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो हम इसको कितना भी प्रेस करें ये ईजिली नीचे तक प्रेस हो जाएगा, ईजिली नीचे तक यहाँ तक प्रेस हो जाएगा। सो गैसेस को हम प्रेशर लगाकर कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। चलिए बात आती है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अगर हम सॉलिबिलिटी
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, तो ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात करें, जैसे कि NH3 है, HCl है, ये हाईली डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन O2 है, N2 है, He है, ये थोड़ा सा लेस नंबर ऑफ, इनकी डिजॉल्विंग टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है। नाउ आगे बात करते हैं इनके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? तो टेम्परेचर पे अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करती है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रिमेन्स इन कोल्ड वाटर rather देन हॉट वाटर। तो सिंपल सी बात कहती है कि जो गैस डिसोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। इन कोल्ड वाटर में गैस डिसोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है rather देन हॉट वाटर। तो प्रेशर की बात मैंने पहले कर दी है। अब आती है बात हेनरीज लॉ की। हेनरी लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ये कहता है। यह एक और कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और थर्ड पार्ट ये भी कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, अगर वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर P प्रोपोर्शनल टू X है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड KH। KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। और KH से ये बात आती है कि अगर KH जो है वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शंस पर। अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि मोल फ्रैक्शंस को जो है वो कम हो रहा है। इसी करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा चार्ट बनाया गया कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो KH की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शंस भी उससे कम हो जाएंगे और KH की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है कि जो वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। लिख देता हूँ, द प्रेशर exerted by vapor of liquid on its surface when liquid and vapor are in equilibrium, जब दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर, यही वेपर का प्रेशर था जिसकी वजह से स्टीम इंजन चला, यही वेपर का प्रेशर है जिसकी वजह से कुकर में सीटी आती है। सो जो वेपर्स हैं वो एक प्रेशर लगाते हैं, और जब वेपर का प्रेशर लिक्विड के सरफेस, जो सरफेस पे लिक्विड है उसके इक्वल आता है, तो एक वेपर जो प्रेशर लगता है सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड की सरफेस पर वेपर जो प्रेशर लगाते हैं वो कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर तभी होगा जब लिक्विड और वेपर्स दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाए।
अब आती बात फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर मतलब अगर मोर वोलेटाइल होगा लिक्विड तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल मतलब होता है आईएसआई अनस्टेबल, जितना ज़्यादा लिक्विड अनस्टेबल होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। जिससे कि पेट्रोल है, अगर पेट्रोल को हम रखें तो थोड़ी देर में पेट्रोल सारा उड़ जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा लिक्विड वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या कहता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। थर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये पढ़ा भी था कि जब बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि जब जो वेपर प्रेशर है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो उसका बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 1 atm के बराबर होगा। तो इसके यहाँ तक बात समझ में आई? इतनी कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे। इसके बाद आती है राउल्ट्स लॉ। अभी हम बताएंगे क्या डिफरेंस है राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ में डिफरेंसेस। सो अब बात करते हैं राउल्ट लॉ की। तो राउल्ट लॉ ने कहा द वेपर प्रेशर, लिख देता हूँ, राउल्ट लॉ क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is directly proportional to the mole fraction of that solution. लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब देखिए बात आई हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ ने कहा था गैस का वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करी गई है, जो वो बात करी गई है केवल और केवल किसी भी दूसरी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर की बात करी गई है। लेकिन जो राउल्ट लॉ की बात है, राउल्ट लॉ ने ऐसा नहीं कहा। राउल्ट लॉ ने कहा कि जिस लिक्विड को मैंने लिया है उसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जो उसी लिक्विड वेपर प्रेशर उसके उस लिक्विड का सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमने 2 लिक्विड लिए जो कि दोनों ही लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात हो रही है और बोथ आर वोलेटाइल, दोनों सॉल्यूशन जो है लिक्विड जो है वोलेटाइल है। सपोज मैंने यहाँ पे ए रखा तो लिक्विड जो है वो ए है। अब लिक्विड ए है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो हो गया P0 A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर कौन लिखते हैं P0, ये हो गया P0 A। इसी तरीके हम अगर B लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, अगर B लिया तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B का आएगा P0 B। अगर हमने दोनों को ऐड किया तो ये बना A प्लस बी, इसका हो जाएगा P0 A प्लस P0 B। अब हमें बात आई जो P0 A है, जो जैसा कि राउल्ट लॉ ने कहा कि लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन का। तो P0 A जो है या PA जो है वेपर प्रेशर, PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के, एंड PB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, PA इक्वल टू P0 A XA एंड PB इक्वल टू P0 B XB, जैसे कि हमने इसको पढ़ा। अब हम बात करें टोटल प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल PT इक्वल टू, यहाँ पे टोटल प्रेशर इज PA प्लस PB
पी ए इज पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी। और हमको ये पता है कि दो जो मोल फ्रैक्शंस होंगे लिक्विड का, दोनों लिक्विड के साथ रखा तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1 के होता है। सो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी टोटल प्रेशर। इसके लिए एक ग्राफ भी बनाया गया है। ग्राफ ये कहता है कि हमने अगर प्रेशर लिया, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स ए इज इक्वल टू 1, इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1 एक्स बी इज इक्वल टू 0। एक मोर वोलेटाइल लिक्विड है, एक उससे लेस वोलेटाइल लिक्विड है, तो मोर वोलेटाइल का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, लेस वोलेटाइल का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये हो जाएगा दोनों ग्राफ। दिस इज पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। सो आगे की बात हम करते हैं। डाल्टन्स लॉ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू पी टी, पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी और पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। पी ए की वैल्यू पता है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी की वैल्यू पता है पी नॉट बी एक्स बी। वाई ए एंड वाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अब बात करते हैं फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। क्या थे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस? यहाँ पे हमने लेट किया कि ए जो है वो सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है और वोलेटाइल है, और बी जो है वो सॉल्यूट होगा जो कि सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल है। इसको पहले से ही हमने लड़का का सपोज करके रखा है, क्योंकि जहाँ पे हम पी ए पी बी रखेंगे उसको आपको पहले से कंसिडर करना पड़ेगा कि ए और बी क्या है। ए जो है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड फेज में है, वोलेटाइल है, और बी जो है वो सॉल्यूट है, जो सॉलिड है, जो नॉन वोलेटाइल है। अब बात करते हैं वेपर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट इज पी नॉट ए, वेपर ऑफ सॉलिड इज पी नॉट बी, प्योर स्टेट इज पी नॉट बी, और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो 0 होता है, इसलिए हमने पी नॉट बी इक्वल टू 0 कर लिया। देन पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्योंकि हमें पता है कि पी नॉट बी जो है वो 0 है, इसलिए जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा पी नॉट ए एक्स ए पर, और एक्स ए जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमने एन जो है कैपिटल एन जो लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया है, और स्मॉल एन जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं, ए सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद बात आती है इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then its vapor pressure decreases because some surface is covered by non-volatile solute, so less vapor pressure are formed, hence vapor pressure decreases. सिंपल सी बात है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट किसी वोलेटाइल लिक्विड ले तो उसमें सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उसी लिक्विड के होंगे, लेकिन अगर हमने कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल वाले भी आ जाएंगे। सपोज नॉन वोलेटाइल भी आ गए सरफेस पे, डार्क कर दिए नॉन वोलेटाइल वाले हैं। अब हीट करने पर वही बाहर निकलेंगे जो वोलेटाइल होंगे। तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे 10 से पार्टिकल्स निकले तो यहाँ पे केवल हमारे पास 6 या 7 ही निकलेंगे। तो जब हमने सोल्यूशन बना दिया, किसी वोलेटाइल लिक्विड को ऐड कर दिया, तो सोल्यूट को हमने ऐड किया तो क्या हुआ कि वेपर प्रेशर जो होगा डिक्रीज हो गया। वही कहा गया है when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then its vapor pressure decreases because some surface is covered by non-volatile solute, so less vapors are formed, hence vapor pressure decreases. स्मॉल एन को पता था, हमने पहले बता दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी होता है। यहाँ पे क्योंकि ये 0 है, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल 0 रहेगा, सो पी टी इक्वल टू पी नॉट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको अपने नीचे लेके आ गए तो पी टी अपॉन पी नॉट, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें ये हो गया पी टी अपॉन पी नॉट इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हमने इसको रेसिप्रोकल किया
रेसिप्रोकल किया तो हो जाए पी नॉट अपॉन पी टी इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, ये एन अपॉन एन, ये कैपिटल एन अपॉन एन, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी टी। तो पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पी टी है सोल्यूशन का, तो ऑब्वियसली जो कम हो जाएगा इसको लिखते हैं अपने पी नॉट डेल्टा पी। डेल्टा पी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैसेज करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मेरे नोट्स में भी वो गिवन है। बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज़, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनका मिक्सिंग का टेम्परेचर 0 होता है, यानी कि मिक्सिंग करने पे कोई भी टेम्परेचर, कोई भी हीट नहीं निकलती है, कोई हीट एक्सचेंज भी नहीं होती है, और जो वी मिक्सिंग की वॉल्यूम भी होता है वो भी आपस में इक्वल होगा। ऐसा है कि अगर 2 लीटर हमने सॉल्यूट लिया, 2 लीटर सॉल्वेंट लिया तो 4 लीटर बनेगा, ऐसा नहीं होगा 6 लीटर या 7 लीटर बन जाए, एक्स्ट्रा बढ़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं। सो सॉल्वेंट इज़ ए, सॉल्यूट इज़ बी, दोनों का बन गया ए बी। क्योंकि यहाँ पे जितना इंटरेक्शन फोर्स ए के बीच में है, जो इंटरेक्शन फोर्स बी के बीच में है, वही इंटरेक्शन फोर्स ए बी के बीच में भी है। कहने को तो दोनों ए और बी हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी होने की वजह से अगर ए बने या ए बी बने, दोनों आपस में इक्वल है। So force of interaction between solute plus force of interaction between solvent is equal to force of interaction between solute and solvent. तो सोल्यूट के बीच में, सपोज सोल्यूट के बीच में ए के बीच में 10 जूल का जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और सॉल्वेंट के बीच में 10 न्यूटन का, बीबी के बीच में भी 10 न्यूटन का फोर्स है, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो ए बी के बीच में भी 10 न्यूटन का ही फोर्स है। जब दोनों ही 10-10 हैं तो एक्सचेंज होने पर कोई सवाल ही नहीं है। नो सोल्यूशन इज़ आइडियल, कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता और परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर सोल्यूशन विच हैव सम टाइप ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर आइडियल सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट अगर सेम नेचर के होंगे, एग्जाम्पल के लिए हम जान लें, क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि एन ब्यूटेन एंड एन हेप्टेन, दोनों ही एप्टेन है, ब्यूटेन है, या एथेन है, मेथेन है, इथाइल, मिथाइल, तो इनमें कुछ खास अंतर नहीं है। बेंजीन और टोल्यूएन कुछ खास अंतर नहीं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन लिया तो कुछ खास इसमें अंतर नहीं आएगा। मेथेनॉल, एथेनॉल में जितना इंट्रैक्शन फोर्स एथेनॉल में है, उतना ही इंट्रैक्शन फोर्स मेथेनॉल में भी है, कोई बढ़ या घट नहीं जाएगा। क्योंकि आइडियल सोल्यूशन है तो इसका ग्राफ जो है बिना किसी डेविएशन के बनेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज ए ideal solution because amount of solute is very less, therefore effect of interaction between A B are same, are negative, तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो भी होंगे वो हमेशा ही आइडियल सोल्यूशन में गिने जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगभग सेम होता है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी में अगर 4 दाने हम चीनी के डाल दें, शुगर के डाल भी दें, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने स्वीट सोल्यूशन बनाया है, शरबत बना दिया। तो 4 दाने चीनी डालने से उसका कोई फेस चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर उसको हम केमिकली चेक करें तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा, लेकिन अगर हम फिजिकली उसको चेक करके देखें या टेस्ट करके देखें तो टेस्ट में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा 1 या 2 दाने डालने पर। जब हम ज़्यादा उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो ही इफेक्ट शो करेगा, अगर हल्का सा डाइल्यूशन है तो इफेक्ट शो नहीं करेगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं, जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि उनका जो डेल्टा एच मिक्स होता है वो ज़्यादा या कम भी हो सकता है, जो वी मिक्सिंग है वो भी ज़्यादा या कम भी हो सकती है। अब इस तरीके से नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 फेज में बांटा गया, एक आया पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहता है कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, जो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर रहे हैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, वो ज़्यादा होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के, जो हमें थ्योरेटिकली गिवन है बुक में। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। जो मिक्सिंग का हीट है, एंथैल्पी है, वो ज़्यादा होगी 0 से। जो वी मिक्स है, वॉल्यूम है, वो भी बढ़ जाएगा।
ए के बीच में और बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो है वो ए बी के इंटरेक्शन फोर्स से ज़्यादा है। इसके लिए कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट है वो कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से कम है। फॉर एग्जांपल CCl4 NCSCl3, CCl4 NC2H5O, दोनों के बीच में कोई कंपेयर ही नहीं है। इस तरीके से नॉन नेगेटिव डेविएशन में कहता है डेल्टा एच मिक्स का जो है वो लेस देन 0 होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड होगा, डेल्टा वी मिक्स जो है यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे कम है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन सी एंड नोट इट एंड लर्न। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों के ग्राफ के बीच में। यहाँ पे इसकी एंट्रोपी कहा गया है अगर दोनों के बीच में एंट्रोपी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होगा, और इनकी एंट्रोपी जो है लेस देन 0 होगी। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बीच में ग्राफ गिवन है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात आती है एजियोट्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजियोट्रॉप का। आइडल नॉन रेजोल्यूशन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रॉप्स क्या कहा गया, दीज आर द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है। एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड by mixing two different liquids in a fixed proportion so that the whole mixture boils at constant boiling temperature। अगर सपोज किया कोई सब्सटेंस A है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, और कोई सब्सटेंस B है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों ही 50 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेंगे, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ऐसे सब्सटेंस कहते हैं एजियोट्रॉप्स। अब दोनों का ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वजह से इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। अंडरस्टूड? सो हम आगे बढ़ते हैं। एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सेकेंड इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन जो कि मिनिमम बॉइलिंग वाले हैं, जो हमने अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, और नेगेटिव डेविएशन वाले जो होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका, दिस इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है उसके मोल फ्रैक्शन पर, नंबर ऑफ मोल्स पर। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, उसका नाम दिया हमने ए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसका नाम दिया हमने बी। ऑब्वियसली इनका वेपर प्रेशर जो होगा मिक्सचर का वो कम ही होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन एंड नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एंड आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट। नेचर और आइडेंटिटी मतलब नहीं है, हम बात करनी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन की। इसमें 4 होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 हमने पढ़ना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो हम पहले राउल्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर के वजह से। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम पहले पढ़ चुके हैं राउल्ट लॉ में, तो आप एक बार राउल्ट लॉ को देख लें, वहाँ पे भी लिखा भी हुआ था। तो हमने सॉल्वेंट लिया, जैसे वो वोलेटाइल है वो ए है, सॉल्यूट लिया नॉन वोलेटाइल है वो बी है, सॉल्वेंट के मोल्स को हमने कैपिटल एन लिया, सॉल्यूट के मोल्स को हमने स्मॉल एन लिया। जैसे कि राउल्ट लॉ में मैंने शो किया था एज इट इज़, वहाँ पे यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप एक बार देखें तो आपको वही चीज़ सब कुछ वही मिलेगा। जहाँ पे डेल्टा बी जो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, जो वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का है वो ज़्यादा होगा टोटल वेपर प्रेशर के, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम प्योर लिक्विड में तो पूरे उसके ही सॉल्यूशंस हैं, पूरे उसके ही वेपर आ रहे हैं प्योर लिक्विड के, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिला दें और वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके सरफेस को, अपने सरफेस को कुछ ना कुछ कवर कर लेगा, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि अगर हम किसी नॉन आइडियल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट पे मिलाएंगे तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे कि ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में अगर देखें तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बना हुआ है। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड जो है अगर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो सॉल्वेंट है, सपोज कि 1 atm जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, सपोज नाम इसका दिया T0B, प्योर लिक्विड जो है
सॉल्वेंट का टी नॉट बी हो गया, और सोल्यूशन जब बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड टी बी। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा टी नॉट बी माइनस टी बी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। तो डेल्टा टी इज टी बी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी डिपेंड करता है। तो टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। प्रोपोर्शनल साइन आता है, के बी लगा है, के बी इज नोन एज एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर यूनिट को फाइंड करेंगे के बी की, तो के बी इक्वल टू यूनिट फाइंड करने के लिए के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन मोलैलिटी, और हमको मोलैलिटी की वैल्यू पता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, इन केजी। सो इसकी वैल्यू हो गई केल्विन, इसकी वैल्यू हो गई मोल्स पर केजी, तो हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। यहाँ पे मोल इनवर्स लगा हुआ है, अदरवाइज केल्विन केजी पर मोल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला फाइंड किया, डेल्टा टी बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास गिवन है और मोलर मास पता कर लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 से, तो हम डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मिलेगा हमको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने का। तो सॉल्यूट का मास फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला मिल जाता है, इस फॉर्मूले का यूज़ करें और हमें इससे हम फाइंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूट को अगर किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो कांस्टेंट आया दिस इज कॉल्ड इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बी। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात। कोई प्योर सॉल्वेंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, सपोज कि 0 डिग्री सेल्सियस में आता है या कुछ भी कोई भी टेम्परेचर उसका है, उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है TF। लेकिन अगर हमें कोई सॉल्वेंट को सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, सो इज कॉल्ड TF। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज सेम दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे देखा हमने कि प्योर का जो है वो ज़्यादा है और जो इम्प्योर है सोल्यूशन बना उसका कम है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस TF। टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन वेव लिक्विड फेज, एट TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोटाइल सॉल्यूट एज इन एडेड टू इट। तो TF भी डिपेंड करता है मोलैलिटी पर, तो TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे केल्विन केजी पर मोल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास गैस कांस्टेंट गिवन हो तो हम गैस कांस्टेंट की मदद से ये फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूले को रख के हम जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने पहले भेज चुका हूँ, उसको आप क्वेश्चंस अगर नहीं किए हैं तो क्वेश्चंस को करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस इजीली नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने चैप्टर्स क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, आपको सेंड भी कर दिए हैं सभी बच्चों को, तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करें। एक प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप ये ना सोचें कि एक क्वेश्चन हम दे दें और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाए। आप जब 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं 2 या 4-5 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है, अदरवाइज फंडे सब पूरे सेम होते हैं। फंडे कोई भी लगाओ, जो भी फंडे देते हैं उस फंडे सब में सेम है। केमिस्ट्री की यही बात सबसे अच्छी है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट मेथड से होंगे, बस आपको उसके फॉर्मूले याद रखने होने चाहिए और बस आप पुट कर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स आपके सामने होंगे। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। बात करते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहता है द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM की मदद से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो लिक्विड फ्लो करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर SPM की मदद से लिक्विड जो फ्लो करता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव ना करें, इसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम जो कहते हैं पाई से। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम की मदद से। अगर हम इस ऑस्मोसिस को रोकते हैं तो हम हायर कंसंट्रेशन में कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। दिस एक्सटर्नल प्रेशर, जो भी हम मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, रोकने के लिए, इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर और उसकी कंसंट्रेशन पर। सो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इक्वल टू CRT, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। R इज अ कांस्टेंट, C इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, क्योंकि कंसंट्रेशन के पार्ट है। तो पाई इक्वल टू WB अपन MB, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू पता है, मास गिवन अपन मोलर मास, सो मास गिवन अपन मोलर मास V इंटू RT। कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा MB इक्वल टू WB RT अपॉन पाई V। इस फॉर्मूले का कंप्यूट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बात करती है, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन में आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है टेम्परेचर पे, इसको कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। व्हेन दीज टू सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय SPM देयर इज नो ऑस्मोसिस। जब दोनों ही का ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गिवन टेम्परेचर पे सेम है तो उसमें ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। दूसरी चीज आती है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सपोज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl होता है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहता है कि अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9 मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड से ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक होगा, और अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड से कम है सोल्यूशन कंसंट्रेशन तो ये हाइपोटोनिक होगा। फिर से देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का गिवन है हमें 0.9 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। अगर किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो हाइपोटोनिक, और ज़्यादा है, मोर देन है, तो हाइपरटोनिक। व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन सच सोल्यूशन वाटर विल फ्लो आउट ऑफ सेल एंड द सेल बिकम वुड श्रिंक। यही रीज़न है, इसी से टाइप के सोल्यूशन होते हैं कि अगर हम किशमिश जो बनती है, अगर हम अंगूर को ब्राइन वाटर मतलब NaCl सोल्यूशन पे अगर रख दें तो यहाँ पर जो अंगूर हैं वो किशमिश का फॉर्म ले लेते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, और अगर इसी किशमिश को हम वाटर में रख दें तो वो फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे एक और टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड एडेमा। एडेमा क्या होता है, कभी कभी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ये पैरों में स्वेलिंग जो होती है दिस इज कॉल्ड एडेमा। When a person takes a lot of salt and salty food, water comes out from RBC and water retention in tissue takes place, which causes intercellular space resulting in swelling. This is known as edema. Examples हैं osmosis के, raw mangoes placed in salty water loses water via osmotic shrivel to pickle. जो रॉ मैंगोज होते हैं अगर उनको सॉल्टी वाटर में रखें तो वे अचार का फॉर्म ले लेना शुरू कर देते हैं। विटेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, कोई मुरझाया हुआ फूल है अगर हम उसको पानी में रखेंगे तो वो अपने आप खिल जाता है। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस, आइसोहाइड्रिक, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा है। अ सॉल्यूशन विच हैव सेम हाइड्रोजन H+ ion concentration that is same pH is called isohydric solutions. अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस हमने क्या कहा, लेसर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो
पार्टिकल्स सॉल्यूशन टू पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराएंगे और प्रेशर लगाकर, इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, जो हमारे घर पे लगे होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने प्रेशर लगाकर इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हेन प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, द मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट इस मीन्स कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर प्रेशर लगाने पर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इट मीन्स RO। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने क्वेश्चंस आपको कल ही भेजे थे, तो उसको आप एक बार देख लें, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। इसके बाद आता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें हम एब्नॉर्मल मास भी जानते हैं, तो वेंट हॉफ फैक्टर लगाकर उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन पार्टिकल्स, डिसोसिएशन करने के लिए अगर हम KCl है डिसोसिएट करें तो K प्लस और Cl माइनस में, और अगर उसको एसोसिएशन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो CH3 होल गैस बन जाता है। नीचे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम भी देख सकते हैं। आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूले हमको गिवन है, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मैंने वीडियो कल बनाया था, आज में देख सकते हैं, इजीली बना हुआ है। सो इस तरीके से डिसोसिएशन और एसोसिएशन रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं मैं करवा चुका हूँ, आपके नोट्स में भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो अब आप इन न्यूमेरिकल्स को करें, चैप्टर को एक बार पूरा रीड कर लें, NCERT क्वेश्चंस करें। सो गुड बाय।